हेलो बच्चा लोग। हम लोग कस्टम्स पढ़ रहे थे और कस्टम्स में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस शुरू किए थे। उसमें का ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप लोगों के लिए था होमवर्क। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस क्वेश्चन 4 वाज होमवर्क फॉर यू। सो विदाउट गोइंग बैकवर्ड और फॉर एनीथिंग प्रीवियस प्रोविजंस, हम लोग डायरेक्टली आज अगले क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। सो आज का मेरा मेन फोकस है कि आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस मैं करा के ले लूँ। ठीक है, इजी टफ दोनों। ये जो आपको होमवर्क था, वैसे तो इसका आंसर मैंने होमवर्क जब दिया था आपको पिछले वीडियो में उसमें आपसे आंसर शेयर किया है डिस्कस करने के फॉर्मेट में। सो यू वेरी वेल नो हाउ मच इज दी वैल्यू, और आप लोगों ने घर पर ट्राई भी किया होगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। फिर भी हम लोग अभी इसे एक बार फिर से ट्राई करने की या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि आप पेन पेंसिल नोटबुक लेकर बैठो, और जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं या आप लोगों से बता रहे हैं, आप उन चीज़ों का नोटिंग कर रहे हो। जो भी आपकी क्वेरीज इफ एनी है, आप उनका भी नोटिंग कर रहे हो, और क्वेरीज पूछने के लिए आप लोग रेडी हो। साथ में मैं ये भी बता दूं कि हम लोग अभी कस्टम में और अंदर जा रहे हैं, तो थोड़े दिनों में या कुछ वीडियोस में आपका कस्टम्स खत्म हो जाएगा 20 मार्क्स का। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन? XYZ इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज इंपोर्टेड सर्टेन इक्विपमेंट फ्रॉम जापान एट FOB कॉस्ट ऑफ 2,40,000 येन। ठीक है। The other expenses incurred by Messrs XYZ Industries in this connection are as follows. Freight from Japan to Indian port is not ascertainable. Freight हमें ascertainable नहीं है। तो जब भी freight ascertainable नहीं होता है तो हम कितना ऐड करते हैं? सर वी ऐड 20% ऑफ FOB। तो जो भी हमारा FOB वैल्यू होगा उसका हम कितना ऐड करेंगे? 20%। मतलब 2,40,000 का कितना ऐड होगा फ्रेट के नाम पर? 20% फ्रॉम जापानीज पोर्ट से इंडिया में आने का। इंश्योरेंस पेड इन येन है 25,330, और XYZ इंडस्ट्रीज आर इनकर्ड रोड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू देयर फैक्ट्री इन कर्नाटका ₹30,000। तो ये इंपोर्ट होने के बाद का रोड ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए इसे हम कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। तो ये इंपोर्ट के बाद का जो भी रोड ट्रांसपोर्ट है, इट इज टू बी कंप्लीटली इग्नोर। The Central Board of Excise and Customs had notified the exchange rate of 1 yen is equals to रुपीज 0.3948। तो ये हमारे लिए काम का एक्सचेंज रेट है। बाकी ये इंटर बैंक रेट हमारे लिए कोई काम का नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मेसर्स XYZ had affected payment to bank based on exchange rate of 1 yen is equal to 0.4150। ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। Arrive at assessable value for the purpose of custom duty, providing brief notes and your assumptions। छोटा सा सवाल है। प्रोविजंस आपको याद दिला दूं कि असेसेबल वैल्यू जब भी हम पूछते हैं तो जनरली हम लोग जाते हैं CIF वैल्यू के बेसिस पर, और हम लोग मेजरली पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो जब भी हम वैल्यूएशन बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि बायर एंड सेलर यानी इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर आर अनरिलेटेड पार्टीज। जो भी प्राइस है दैट इज द सोल कंसिडरेशन। एक्सपोर्टर डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंट्रोल ऑन इंपोर्टर, और इंपोर्टर जो फाइनल सेल्स प्रोसीड उसमें से कुछ पैसा शेयर कर नहीं रहा है, ये हम मान के चलते हैं। फिर इसके आगे CIF वैल्यू निकालने के लिए हम FOB वैल्यू में ऐड करते हैं फ्रेट एंड इंश्योरेंस। देन वी अराइव एट CIF वैल्यू एंड जनरली दैट CIF वैल्यू इज माय असेसेबल वैल्यू। फॉरेन करेंसी को हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं CBC या CBIC का एक्सचेंज रेट अप्लाई करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फटाफट क्विकली। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? सो वी विल से computation of assessable value ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? असेसेबल वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, और मेरे ये जो नंबर है
शुरुआत में मैं येन में लूँगा क्योंकि मुझे करेंसी फॉरेन येन में दी है। तो ए में मैं लूँगा, ए में मेरा आएगा एफओबी वैल्यू, ठीक है। देखिए मुझे एफओबी वैल्यू कितना दिया, येन 2,40,000। सो माय एफओबी वैल्यू इज 2,40,000 येन। इसमें ऐड करेंगे हम फ्रेट, ठीक है, जिसके हम लिखेंगे नोट 1। फ्रेट कौन सा ऐड करेंगे, प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट से लेके प्लेस ऑफ इंपोर्ट तक का, और फ्रेट असर्टेनेबल नहीं है इसलिए 20% ऑफ एफओबी जाएगा, राइट। सो हम लोग लेंगे 2,40,000, इसका 20%, ठीक है। तो लीजिए कैलसी पे हमारा 2,40,000 2,40,000 इसका 20% कितना रहा, ये 48,000 येन। सो इट कम्स टू येन 48,000। ऐड करेंगे इंश्योरेंस, जिसकी बनेगी नोट नंबर 2, बराबर है। ऐड क्या करेंगे, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना है देखिए, रेडीमेड दिया है 25,330 येन। तो इंश्योरेंस के नाम पे हम लोग ऐड करेंगे 25,330 येन, बराबर है। तो हमारी सीआईएफ वैल्यू या फिर असेसेबल वैल्यू इन येन कितनी होंगी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2,40,000 प्लस 48,000 प्लस 25,330 कितना आ रहा है, ये 3,13,330, बराबर है। सो इट कम्स टू येन 3,13,330। ये आंसर का एक पार्ट हुआ मेरे। अब इसको मुझे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है, बराबर है। सो टू कन्वर्ट इट इनटू इंडियन रुपीज, नाउ आई नीड टू हैव एक्सचेंज रेट, बराबर है। तो हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट वी विल से सीबीसी या फिर सीबीआईसी, जो भी क्वेश्चन में वर्ड दिए है, सीबीसी एक्सचेंज रेट, बराबर है, इक्वल्स टू कितना है 0 पॉइंट, देखिए सीबीसी एक्सचेंज रेट कितना है 0.3948। सो इट इज 0.3948, 0.3948, बराबर है। इसीलिए एवी इन रुपीज इक्वल्स टू ये 3,13,330 मल्टीप्लाइड बाय 0.3948, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट रुपी में। सो 3,13,330 मल्टीप्लाइड बाय 0.3948 कितना आ रहा देखिए, ये आ रहा है रुपीज 1,23,703, 1,23,703, ये मेरा एंड आंसर, ठीक है। तो जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार नंबर्स क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। 240 था मेरा एफओबी वैल्यू, फ्रेट पता नहीं था तो मैंने 20% ऑफ एफओबी ऐड किया। इंश्योरेंस रेडीमेड दिया था तो 25,330 मैंने वो एज इट इज ऐड किया। तो मेरा एवी इन मिला 3,13,330, और सीबीसी एक्सचेंज रेट जो नोटिफाई किया था वो था 0.3948। तो ये जाने के बाद में आता है 1,23,702 पॉइंट समथिंग। तो राउंड ऑफ करके आता है रुपीज 1,23,703। ये आपका आंसर फॉर 4 मार्क्स। नोट्स लिखनी पड़ेगी आप लोगों को, सिंस हम लोग अभी इतने क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो नोट्स क्या होगी मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। तो नोट्स में पहली नोट आएगी नोट 1, सिंस freight from place of export to place of import is unascertainable, it will be added at the rate of 20% of FOB value. नोट 1 खत्म। नोट 2 आप लिखोगे कि as actual insurance is given, same is added in my assessable value.
और नोट 3 आप लिखोगे कि फॉरेन करेंसी विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज बाय अप्लाइंग सीबीसी एक्सचेंज रेट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बराबर है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ये क्लियर है। चलिए, सो ये हो गया आपका जवाब। ठीक है, एक बार अगर हमें इसको क्विकली अगर फिर से रीलुक करना है, सो लेट्स रीलुक इट क्विकली। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर एफओबी वैल्यू कितनी दी है मुझे, 2,40,000 येन, तो मिलूंगा एफओबी वैल्यू 2,40,000 येन, बराबर है। प्लस फ्रेट आइडेंटिफाइबल नहीं है तो 20% ऑफ एफओबी वो आता है 48,000 येन, प्लस इंश्योरेंस रेडीमेड दिया है वो आता है 25,330 येन। ये सब प्लस करके मुझे मिलता है सीएफ वैल्यू इन माय येन, जो भी नंबर मिलेगा, और इसे मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ बाय अप्लाइंग सीबीसी एक्सचेंज रेट जो कि 0.3948। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। और इन सब की नोट लिखेंगे कि ये फ्रेट हमने ऐसा क्यों लिया, इंश्योरेंस हमने ऐसा क्यों लिया, और ये सीबीसी एक्सचेंज रेट हमने ऐसा क्यों लिया, सबकी नोट चाहिए। नोट ऑल्सो हैव मार्क्स। नोट्स नहीं लिखे तो पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस कम होते हैं, तो नोट्स लिखना हमारे लिए जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो फाइंड आउट द असेसेबल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962। इंपोर्टेड गुड्स का आपको असेसेबल वैल्यू बोला है। ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो मानने का कि टीवी की सारी कंडीशंस आपने सेटिस्फाई किया है और हमारे ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड आपको अप्लीकेबल है। तो क्या दिया है, cost of the machine at the factory of the exporting country, cost of the machine at the factory of the exporting country। ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्री के फैक्ट्री पर है, मतलब ये आपका एफओबी वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री से प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट तक का जो भी खर्चा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। देखते हैं। तो इसको मैं मानता हूं मेरी फैक्ट्री कॉस्ट $10,000। Transport charges incurred by the exporter from his factory to the port of shipment। फैक्ट्री से पोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो ये प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट तक का खर्चा है, तो ये ऐड किया जाएगा फॉर अराइविंग एट माय एफओबी वैल्यू, राइट। तो ये वाला ट्रांसपोर्ट ऐड करेंगे हम इसमें। आगे है हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग ऑफ द मशीन इन द शिप, यानी एक्सपोर्ट करने के लिए शिप में मशीन को लोड करने का खर्चा, वो है $50। फिर है बाइंग कमीशन, ध्यान रखना ये कौन सा कमीशन है, बाइंग कमीशन। हम बाइंग कमीशन ऐड करते नहीं है। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, एक्सपोर्टिंग कंट्री से इंडिया का फ्रेट दे दिया $1,000, और एक्सचेंज रेट टू बी कंसिडर्ड दिया $1 इज इक्वल टू ₹65। इंश्योरेंस दिया नहीं है। हमें इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। सो पहले एक बार हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं और फिर आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करोगे खुद खुद होके, और आपका आंसर और हमारा आंसर हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अभी तक के हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 देखा है उसमें आपको एफओबी वैल्यू रेडीमेड मिला है, जो एफओबी वैल्यू है गिवन है, सिर्फ हमें फ्रेट एंड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट करके ऐड करना है, बट यहां पर एफओबी वैल्यू दिया नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरा एफओबी वैल्यू, राइट। सो एफओबी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले टू अराइव एट एफओबी वैल्यू मैं क्या करूंगा, मेरी फैक्ट्री कॉस्ट, जो मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट हो रही है, प्लस मेरे फैक्ट्री से एक्सपोर्ट करने के एग्जैक्टली पहले जो भी मैंने खर्चा किया है, जैसे ट्रांसपोर्ट, ये लोडिंग का खर्चा है, उसमें ऐड करूंगा। मतलब ये $10,000 प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस इनकर्ड फ्रॉम फैक्ट्री टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट एंड प्लस उसको लोड करने का खर्चा, यानी ये सब जब मैं ऐड करूंगा $10,000 प्लस $500 प्लस $50, तो मुझे मिलेगा $10,550 जो होगा मेरा एफओबी वैल्यू, यानी ये सबका टोटल विल बी माय एफओबी वैल्यू।
इसमें फ्रेट हमने सॉरी इसमें हमने बाइंग कमीशन ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि सर ये बाइंग कमीशन ऐड होता नहीं है, हमने कुछ प्रोविजंस पढ़ी थी पीछे, इट इज नॉट टू बी एडेड। अगर आप लोगों को याद दिलाना है कि सर बाइंग कमीशन का कहाँ पर प्रोविजन है, सो लेट मी ट्राई कि वो कमीशन वाला हमने कहाँ पढ़ा था। एनी अदर चार्जेस से पढ़ा था ना हम लोगों ने। हाँ ये रहा, एनी अदर चार्जेस, कमीशन और ब्रोकरेज अदर देन बाइंग कमीशन, यानी बाइंग कमीशन ऐड होता नहीं है। और हमें हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? बाइंग कमीशन दिया है, इसलिए इसको ऐड करना नहीं है। तो ये $10,000 प्लस $500 प्लस $50 ऐड करके मुझे मिलेगा एफओबी वैल्यू। इसमें आप ऐड करोगे आपका फ्रेट प्लस इंश्योरेंस। फ्रेट रेडीमेड दिया है $1,000 बराबर, और यहाँ पे पोर्ट वर्ड यूज किया है, मतलब आप बाय सी आ रहे हो, यानी बाय वाटर होगा तो फ्रेट कितना भी होगा, बाय एयर होगा तो फ्रेट का रिस्ट्रिक्शन है 20% का, बराबर है। इंश्योरेंस दिया नहीं है तो 1.125% ऑफ एफओबी ऐड होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। इफ यू गो बैक, हम लोगों ने क्या देखा था कि सर ट्रांजैक्शन वैल्यू में फ्रेट वाटर में एक्चुअल या तो एक्चुअल या फिर 20% ऑफ एफओबी बराबर है, और इंश्योरेंस अगर एक्चुअल नहीं दिया तो 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं, बराबर है। तो सेम लॉजिक पे या सेम रूल पर आपको आगे बढ़ना है। इंश्योरेंस 1.125% ऑफ एफओबी ऐड होगा, आपका आ जाएगा सीआईएफ, करेंसी कन्वर्जन का रेट दिया है, आपका आ जाएगा असेसेबल वैल्यू। ट्राई वीडियो को पॉज करके, जब आप लोग ट्राई कर रहे हो तो पहले एफओबी निकालो, ये एक नंबर अलग निकालो, फिर सीआईएफ निकालो, वो नंबर अलग निकालो, ताकि इसके मार्क्स मिले और इसके भी मार्क्स मिले, दोनों सही हो तो पूरे मार्क्स, नहीं तो स्टेप मार्किंग मिले। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व कीजिए। सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया है। तो चलिए इसने आपको क्या पूछा है? असेसेबल वैल्यू पूछा है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, तो हमें क्या करना है? असेसेबल वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कॉम्प्यूटेशन कॉम्प्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। कॉम्प्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, ठीक है, ये निकालेंगे हम। सो अब यहाँ पे मैं पहला पॉइंट लिख देता हूँ, क्या कि सिंस, पहला पॉइंट क्या आएगा मेरा? सिंस एफओबी वैल्यू is not given, we need to, since f of value is not given, we need to calculate same। ठीक है, एफ ओ बी वैल्यू नहीं दिया है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एफ ओ बी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सारी अमाउंट क्या है? डॉलर में है, राइट। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ऑल नंबर्स आर इन यूएस डॉलर, सारे नंबर किस में है? डॉलर में है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, सो माय ऑल नंबर्स आर इन डॉलर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ हमारा फैक्ट्री कॉस्ट $10,000। ठीक है, सो आई विल टेक ए इज माय फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है,
कितना है $10,000। बी, इसमें मैं ऐड करूँगा, क्या ऐड करूँगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट, राइट। इसमें हम ऐड करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसपोर्ट, expenses on transport from factory to port, राइट। कितना है $500, तो ये आएगा मेरा $500 प्लस मैं इसमें करूँगा सी में लोडिंग चार्जेस एट एक्सपोर्टर्स पोर्ट, राइट। तो इसमें हम ऐड करेंगे लोडिंग चार्जेस एट पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, बराबर है $50, बराबर है। ये सब ऐड करके मुझे मिलेगा मेरा FOB वैल्यू, देखिए कितना मिलेगा, 10,000 प्लस 500 प्लस 50, तो कितना मिलेगा डॉलर, सो आई विल गेट इट डॉलर 10,550, ठीक है। ये एक नंबर मिल गया मुझे, राइट। सो आई एम अवेयर दैट कि मेरा FOB वैल्यू कितना है, $10,550। अब इसको यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, मेरा असेसेबल वैल्यू यानी कि CIF वैल्यू, जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। उसने पूछा है CIF वैल्यू ही पूछा है, तो चलिए बढ़ते आगे हम लोग। सो लेट अस प्रोसीड। सो अभी हम लोग करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, ठीक है, जो उसने हमें पूछा है, राइट। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ए में हम क्या लिखेंगे, FOB वैल्यू, ठीक है, एज कैलकुलेटेड, ठीक है। ये सारे नंबर्स हैं हमारे डॉलर में। तो देखिए आपने FOB वैल्यू कितना कैलकुलेट किया है, $10,550। सो एज कैलकुलेटेड इज $10,550, राइट, $10,550। ऐड करेंगे उसमें फर्स्ट फ्रेट, ठीक है, इसमें भी ये सी फ्रेट है, बराबर है। कितना फ्रेट है, देखो फ्रेट क्वेश्चन में दिया है कि आपको फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया $1,000 दिया है, राइट। तो फ्रेट ऐड होगा $1,000, ठीक है, प्लस ऐड करेंगे इसमें इंश्योरेंस, राइट। अब इंश्योरेंस दिया नहीं है, इंश्योरेंस इज नॉट गिवन, बट वो मैंडेटरी एडिशन है, वो तो ऐड होगा ही होगा। तो कितना ऐड होगा, FOB का 1.125%, राइट। तो मैं करूँगा $10,550 इंटू 1.125%, बराबर है $10,550 इंटू 1.125%। तो $10,550 इंटू 1.125% कितना हो रहा है, देखिए 118.6875 है, तो 688 लेते हैं हम लोग। वी विल ट्राई टू गो अप टू 3 डिजिट्स, ठीक है, अनलेस क्वेश्चन कुछ बोलता है तो। ये भी ले लिया हमने। ये सब लेने के बाद, ये सब लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा, CIF वैल्यू, या फिर इसी का दूसरा नाम मेरे लिए क्या है, असेसेबल वैल्यू इन डॉलर्स, बराबर है। तो कितना मिलेगा, 10,550 प्लस $1,000 प्लस 118.688, कितना हो रहा है ये, डॉलर 11,668, 11,668.688, राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं, 10,550 प्लस 1,000 प्लस 118.688, तो 11,668.688, ठीक है, ठीक है। ये हो गया मेरा इन डॉलर्स, राइट। इसकी मैं लिख लूंगा नोट नंबर 1,
इसकी मैं निकलूंगा नोट नंबर 2, आपको डिक्टेट कर दूंगा मैं। अब ये तो फॉरेन करेंसी में, मुझे तो इंडियन रुपीज में चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अगला पॉइंट करेंगे, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट पॉइंट। सो एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट एज नोटिफाइड, यानी सीबीसी का जो मेरा एक्सचेंज रेट है ना, जो मुझे दिया है, तो देखिए कितना है एक्सचेंज रेट एज नोटिफाइड, $1 इज इक्वल टू ₹65, राइट। तो एक्सचेंज रेट कितना है, ₹65। सो इसीलिए देयरफॉर असेसेबल वैल्यू इन रुपीज इज इक्वल्स टू $11,668.688, 11,668.688 इंटू ₹65, 11,668.688 इंटू ₹65। सो 11,668.688 इंटू 65, तो ये आता है इज इक्वल्स टू ₹7,58,465, 7,58,465, ये आपका एंड आंसर। 1-2 रुपए का राउंडिंग ऑफ गया आपका तो चलेगा। एंड मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी, तो 7,58,465 आया है, ठीक है। तो एक बार क्विकली फिर से देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे फैक्ट्री कॉस्ट दी गई थी, तो फैक्ट्री कॉस्ट देने की वजह से मुझे पहले एफओबी पे आना पड़ा। सो फैक्ट्री कॉस्ट से एफओबी पे आने के लिए मैंने एक्सपेंसेस अप टू द प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट या एग्जैक्टली अप टू द पॉइंट व्हेन एक्सपोर्ट इज डन, वहां तक का सारा खर्चा मुझे ऐड करना है, बराबर है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मेरा ये फैक्ट्री कॉस्ट $10,000, राइट, इसमें मैंने ऐड किया ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस $500 के और ₹50 का लोडिंग चार्जेस, तो ऐड करके यानी ये तीनों को मिला के मुझे 10,550 क्या मिला, डॉलर, मेरा एफओबी प्राइस। इसमें मैंने ऐड किया सी फ्रेट 1000 और इंश्योरेंस दिया नहीं था, इसलिए मैंने इंश्योरेंस ऐड किया एट द रेट ऑफ 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू। वो सब ऐड करके मुझे मिला सीआईएफ वैल्यू या फिर मेरा असेसेबल वैल्यू इन डॉलर्स। इस सीआईएफ वैल्यू या असेसेबल वैल्यू इन डॉलर्स को मुझे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना था, तो मैंने एक्सचेंज रेट अप्लाई किया सीबीआईसी का या सीबीसी का, बट इन दिस क्वेश्चन एक ही एक्सचेंज रेट दिया तो पंगा है नहीं, तो सीधे 65 वाला एक्सचेंज रेट मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे मेरा मिल गया असेसेबल वैल्यू इन इंडियन रुपीज। अगर आप लोगों को जानना है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, तो 8 मार्क्स के लिए मिनिमम ये क्वेश्चन पूछते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 पार्ट में सॉल्व करना है, पहले एफओबी निकालने का अलग से और फिर सीआईएफ और एबी निकालने का अलग से। अगर दोनों सही है तो पूरे मार्क्स, या फिर एटलीस्ट स्टेप मार्किंग तो मिले मुझे, सॉरी। और नोट्स जो लिखनी है मैं उसके लिए आपको बता दूं, पहले वाली नोट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो नोट 1 लिखोगे आप कि सी फ्रेट विल बी एडेड एज गिवन, जो एक्चुअली वो ऐड किया नोट 1 में। नोट 2 आएगा कि सिंस इंश्योरेंस चार्जेस आर नॉट गिवन, they are to be added at the rate of 1.15% of FOB value. Note number 3, foreign currency will be converted into Indian rupees by applying CBC और CBIC exchange rate. और नोट नंबर 4 चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कि FOB value is the price और cost exactly at the time of export. नहीं लिखा तो भी चलेगा। नोट नंबर 3 एंड नोट नंबर 4 आर नॉट मैंडेटरी, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट 1 एंड 2 आपको लिखना है। तो नोट्स मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है, आप लोग खुद के लिख सकते हो, ठीक है, बराबर है। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को हमें फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, है ना, जहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, बाइंग कमीशन वगैरह दिया था। एक नोट आप लोग और लिख सकते हो इस क्वेश्चन में कि बाइंग कमीशन इज नॉट टू बी एडेड, इफ यू नीड यू कैन राइट। तो आपको पूछा है असेसेबल वैल्यू, पूछा है इंपोर्टेड गुड्स का, ठीक है। लेट्स लुक एट वंस अगेन। सबसे पहले मैं लूंगा कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री, दैट इज $10,000, बराबर है, ये हो गया 1, ठीक है। दूसरा मैं ऐड करूंगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस इनकर्ड बाय द एक्सपोर्टर फ्रॉम हिज फैक्ट्री
टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, ये मैंने ले लिया 2, ये $500 का। तीसरा मैं ऐड करूँगा हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर द लोडिंग ऑफ द मशीन, ये थर्ड नंबर का $50 का ऐड करूँगा। ये सब ऐड करके मुझे कितना मिलेगा, मेरा FOB वैल्यू मिलेगा $10,550 का। ये एक पार्ट हुआ मेरा आंसर का। फिर इसमें बाइंग कमीशन जाएगा नहीं, आप चाहो तो इसकी नोट लिख सकते हो, या ये लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखा तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है 4th पॉइंट लिखना है कि नहीं लिखना है। देन कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऐड करेंगे 118.688, बराबर है क्योंकि दिया नहीं है वो। देन फ्रेट ऐड करेंगे 1000 का, ये हो गया। और ये सब ऐड करके मुझे CIF वैल्यू मिलेगा इन फॉरेन करेंसी 11,668, और वो उसको इंडियन रुपीज में कितना आएगा, 7,58,465। हमारा भी उतना ही आया है जो हमने अलग से किया है, लिख के सॉल्व देखिए। 7,58,465, 1-2 रुपये का राउंडिंग ऑफ का गैप चलता है, ठीक है। तो नोट्स में हम क्या लिखेंगे कि सिंस FOB वैल्यू नॉट गिवन वी नीड टू कैलकुलेट FOB, ठीक है ना। नोट नंबर 2, ये जो नॉट एडेबल इनटू द AV क्या है, इसमें आएगा बाइंग कमीशन। ये बाइंग कमीशन वर्ड यहाँ पे मिस हो चुका है, ये आपको लिखना है कि बाइंग कमीशन इज नॉट एडेबल। और थर्ड, इंश्योरेंस नॉट असर्टेनेबल दस एडेड एट द रेट ऑफ so and so%। नोट्स आपके आगे पीछे चले, तो ये नोट्स आप ये वाली लिखो इस सीक्वेंस में, या हमने डिस्कस किया वो लिखो, या ये सिर्फ डिस्कशन पर्पज के लिए मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार आपसे रिपीट करूँ, सर आपको क्लैरिटी है, बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। चलिए क्वेश्चन 5 हो चुका है, अब आगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए देख लेते एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को। XYZ Industries Limited has imported certain equipment from Japan at an FOB cost of 2 lakh yen. The other expenses incurred by XYZ Industries in this connection are as follows: freight from Japan to India port 20,000 yen, insurance paid in rupees वर्ड दिया है यहाँ पे, ध्यान रखना ये येन में नहीं है, तो ये ऑलरेडी रुपीज में कन्वर्टेड है। कभी कभी एग्जामिनर जानबूझ के ऐसी टर्म्स देता है ताकि आप उन टर्म्स को देख के कंफ्यूज हो जाओ और एग्जाम में कुछ गड़बड़ कर दो। डिजाइनिंग चार्जेस पेड टू द कंसल्टिंग फर्म इन जापान 30,000 येन, ये जापान में पेड किया है तो ये ऐड होगा कस्टम के FOB में। देन मेसर्स XYZ इंडस्ट्रीज हैड एक्सपेंडेड ₹1 lakh इन इंडिया फॉर सर्टेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू द इंपोर्टेड इक्विपमेंट, ये ऐड होने वाला नहीं है क्योंकि आपने खर्चा कहाँ पे किया है, इंडिया में किया है और रुपीज में। XYZ had incurred road transport costs from Mumbai port to their factory in Karnataka, मुंबई पोर्ट से फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट किया तो ये भी ऐड होने वाला नहीं है। The Central Board of Excise and Customs had notified the exchange rate 1 yen is equal to 0.3948, इंटरबैंक रेट मेरे कुछ काम का नहीं है। XYZ Industries had affected payment to the bank based on exchange rate of 1 yen is equal to 0.4150, ये भी कुछ काम का नहीं। The commission payable to the agent in India was 5% of FOB cost of the equipment in Indian rupees. Arrive at the assessable value for the purpose of customs duty under the Customs Act, providing brief notes wherever required with appropriate assumptions. काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 8 या फिर 9 या फिर जनरली ऐसा क्वेश्चन 10 मार्क के लगता है, और इसमें 10 में से 10 आपको टारगेट करने ही करने, कोई मर्सी नहीं है। 2-4 तिकड़म दिए इस क्वेश्चन में, जैसे ये जो प्राइस दी है ये एक्चुअल में हमारी कस्टम वाली FOB नहीं, ये जनरल कॉस्ट, क्योंकि जो डिजाइनिंग चार्जेस है ये तो एक्सपोर्ट करने के पहले ही हुआ होगा, ये उसमें ऐड हो जाएगा। ये जो कमीशन है ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, वो सब ऐड करके मुझे मिलेगा मेरा FOB वैल्यू फॉर कस्टम्स। फिर फ्रेट, फिर इंश्योरेंस, और यहाँ पे याद रखना है इंश्योरेंस रुपीज में। तो कुछ चीजें हमें देखनी है, तो हम आगे बढ़े। बिफोर वी प्रोसीड, इसके पहले मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपको बैक लेके जाके प्रोविजंस पे एक बार रीलुक करवा दूं, एज यूजुअल जो हमारा स्टाइल। तो हम लोग यहां से देखेंगे वैल्यूएशन मेथड्स। सबसे पहले क्विकली देख लेते हैं कि FOB वैल्यू का हमारा क्या सिस्टम होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग, फिर पैकिंग, फिर लोडिंग, फिर ट्रांसपोर्ट, और फिर सब जाने के बाद में एग्जैक्टली प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट पे जो आएगा वो मेरा FOB प्राइस है।
इसका मतलब इसके पहले जो भी किया होगा उसने, जो भी उसने कहा है, डिजाइनिंग किया होगा प्लस कमीशन पे किया होगा और वॉट एवर इट हैज टू बी एडेड टू अराइव एट माई एफओबी वैल्यू फॉर कस्टम्स पर्पस। मैंने पहले कहा था हम एफओबी वैल्यू कौन सा निकाल रहा है, कस्टम्स का निकाल रहा है, हमें कॉस्टिंग का वगैरह या अकाउंटिंग का एफओबी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। वी आर अराइविंग एट और वी आर कैलकुलेटिंग एफओबी वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स। तो मतलब हमारे क्वेश्चन में ये जो हमारा क्वेश्चन आपको दिया है, कहाँ है हमारा क्वेश्चन, ढूंढो रे उसको ढूंढो, ये रहा। तो हमारे क्वेश्चन में ये वाला हमारा कस्टम का एफओबी नहीं है, ये उसका अकाउंटिंग का या कॉस्टिंग का एफओबी होगा, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये 2 लाख में मैं ऐड करूंगा ये डिजाइनिंग चार्जेस 30,000 येन के, ये मैं ऐड करूंगा, ठीक है, प्लस इसमें मैं ऐड करूंगा ये 5% का कमीशन जो पे कर रहा है, 2 लाख का 5%, 2 लाख इंटू 5% कितना आएगा 10,000, ये ऐड करके कितना है मेरा 2,40,000, ये है मेरा एफओबी भाई। सर ऐसा क्यों, ये वाला एफओबी तो उसका अकाउंटिंग का कॉस्टिंग का होगा, मुझे इससे कोई देना देना नहीं, ये ऐसे ये दिया ही इसलिए क्योंकि आप इसको यूज करो और आप कंफ्यूज होकर कुछ भी गड़बड़ करके आओ एग्जाम में, जानबूझ के मैंने आपको ये दिया या एग्जामिनर आपको देगा ये। सो ये उसकी कॉस्ट है जो भी है, उसमें ऐड करेंगे डिजाइनिंग चार्जेस, क्योंकि डिजाइनिंग तो मैन्युफैक्चरिंग के पहले ही हुआ होगा, और ये इंडियन एजेंट को जो कमीशन पेड किया, हमने कहा था कमीशन इंडिया में पेड किया तो ऐड होगा, बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा, अदर देन बाइंग कमीशन ऐड होगा, और इंडिया में अगर पे करेंगे तो उसको बाइंग कमीशन मानते नहीं है। तो इंडियन वालों को हमने कमीशन पे किया होगा कि भाई जाओ हमारे लिए ऐसा कोई इक्विपमेंट सोर्स कर लाओ, स्पेसिफिक डिजाइनिंग विजाइनिंग करवा के हमको दो, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के पहले ही हुआ है। क्या हुआ होगा कि मुझे एक मशीनरी चाहिए या एक इक्विपमेंट चाहिए, सो आई नीड दिस इक्विपमेंट, तो मैंने एक इंडियन पर्सन को बोला कि यार आप जाओ जापान में और उसे मेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो ताकि वो मेरे हिसाब से इक्विपमेंट बना कर दो। फिर जापान में गया तो उसने कहा कि ओके सर मैं इसकी डिजाइनिंग करूँगा वगैरह वगैरह करूँगा, मतलब ये जो कमीशन है, ये जो पे किया जा रहा है, ये एक्सपोर्ट होने के पहले ही जा रहा है, मतलब एफओबी वैल्यू में ऐड होगा, ठीक है। तो मेरा एफओबी आएगा 2,40,000। चलिए क्विकली एक बार वापस से पूरी की पूरी प्रोविजन देख लेते हैं। लेट अस गो बैक, इधर थे हम लोग, इधर थे क्या, नहीं यहाँ नहीं थे, ये तो कुछ और ही चीज़ है, यहाँ थे हम सर, यहाँ भी नहीं थे, इसके पीछे वाले स्लाइड पर थे, गो बैक, हाँ यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एफओबी, मतलब हमारे क्वेश्चन में जो डिजाइनिंग चार्जेस था प्लस जो आईएनआर का कमीशन था, ये ऐड करके मतलब उसका जो फैक्ट्री कॉस्ट है या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें डिजाइनिंग चार्जेस और आईएनआर का कमीशन ऐड करके जो प्राइस मिलेगा वो होगा मेरा एफओबी वैल्यू। देन इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेट एंड इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट से लेके इंपोर्ट तक का, राइट, कैरेज फ्रेट एंड इंश्योरेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्ट विल बी एडेड टू अराइव एट सीआईएफ वैल्यू, और वो सब ऐड करके ये मेरा जो सीआईएफ मिलेगा ये मेरा असेसेबल वैल्यू होगा, और ये वाला जो खर्चा है एग्जैक्ट इंपोर्ट होने के बाद ये ऐड करने की जरूरत नहीं है। आगे अगर हम बढ़ते हैं इसी पार्ट को लेके, सो इफ वी गो फॉरवर्ड सेम पॉइंट्स को लेके, तो सर सी फ्रेट एक्चुअल या तो एक्चुअल ऐड होगा, नहीं दिया तो 20% ऑफ एफओबी, इंश्योरेंस अगर एक्चुअल नहीं दिया तो ऐड होगा 1.15% ऑफ एफओबी, और अदर में सर बाइंग कमीशन के अलावा कोई दूसरा कमीशन है तो उसको इंक्लूड करने का, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया देखिए, कमीशन इफ पेड इन इंडिया और गिवन इन इंडियन रुपीज इज टू बी एडेड, तो हमारा कमीशन इंडिया में ही पे किया, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कमीशन पेड इन इंडियन रुपीज, बराबर है, ये कमीशन देखो इंडियन रुपीज में पेड किया है, इसीलिए ये वाला कमीशन ऐड होगा, और बाकी के चार्जेस अगर फॉरेन करेंसी में तो ही ऐड होते हैं, बराबर है। सो कमीशन इज सिंस इट इज पेड इन इंडिया और इंडियन रुपीज इट इज टू बी एडेड, बाकी के चार्जेस अगर फॉरेन करेंसी में तो भी ऐड करेंगे, एनी अदर चार्जेस सच एज कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन पैकेजिंग रॉयल्टी एक्सेट्रा इफ अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया और पेड इन फॉरेन कंट्री और करेंसी देन ओनली इट इज टू बी एडेड। आई होप आप लोगों को ये भी पॉइंट्स क्लियर है। तो चलिए
हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आराम से। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आप लोग चाहिए तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। पहले हम एफओ भी निकालेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है। चाहिए तो वीडियो पॉज कर दीजिए। क्या, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सो वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सपेक्ट कीजिए कैसा क्वेश्चन, 8 मार्क्स से नीचे तो आता नहीं है जनरली, ठीक है। सो पहला पॉइंट मैं लिखूंगा कि सिंस एफओबी वैल्यू, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। क्वेश्चन 6 कर रहे हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि सिंस एफओबी वैल्यू is not given या not provided, whatever you write, we need to calculate same, ठीक है। एफ ओ बी वैल्यू ना देने की वजह से हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये सारे करेंसीज किस में, येन में है, राइट। ये पूरा मेरा जो भी अमाउंट है मैं लूंगा येन में। तो मैं लूंगा ए में हम क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, ठीक है। कितना है, 2 लाख येन, राइट। सो कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज 2 लाख येन। ऐड, देखते हैं क्या क्या ऐड हो सकता है। तो फ्रेट फ्रॉम जापान टू इंडिया पोर्ट और इंश्योरेंस पेड टू इंश्योरर इन इंडिया, ये तो प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट से लेके प्लेस ऑफ इंपोर्ट का खर्चा, बराबर है। तो इसको ऐड हम कहाँ करेंगे, टू अराइव एट सीआईएफ वैल्यू, बराबर है। तो इसीलिए इसको तो मुझे इग्नोर करना है, ये इन दोनों के बीच का जो खर्चा है इसको मुझे क्या करना है, इग्नोर करना है। ये प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट से प्लेस ऑफ इंपोर्ट तक का खर्चा। आगे, डिजाइनिंग चार्जेस पेड टू फर्म इन जापान 30,000 येन, जापान में पेड किया 30,000 येन, तो ये ऐड होगा, राइट। तो बी में ऐड करेंगे हम डिजाइनिंग चार्जेस इन जापान, इसकी बनेगी नोट नंबर 1, जहां हम लिखेंगे कि सिंस दीज आर पेड इन जापान एंड आर इन फॉरेन करेंसी, सेम विल बी एडेड। कितना है, 30,000 येन, तो ऐड करो 30,000 येन। देखते हैं और कुछ है क्या हमारे पास। XYZ इंडस्ट्रीज हैड एक्सपेंडेड ₹1 लाख इन इंडिया फॉर सर्टन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेड मशीन, तो ये ₹1 लाख है, इन इंडिया है, ऐड होने वाले नहीं है, राइट। इसे कंप्लीटली इग्नोर करना है, तो इग्नोर करेंगे इसको हम। XYZ इंडस्ट्रीज हैड इनकर्ड रोड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू देयर फैक्ट्री इन कर्नाटका, तो ये इंपोर्ट होने के बाद का खर्चा है, अगेन इसे क्या करना है, इग्नोर करना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज रेट तो हम करेंसी कन्वर्जन के लिए यूज करेंगे, बैंक रेट कुछ काम का नहीं। ये कमीशन, कमीशन पेड देखिए इंडियन रुपीज में क्या है, INR में, मतलब अदर देन बाइंग कमीशन है, ये 5% ऑफ एफओबी, ये ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ऐड करेंगे प्लस सी पॉइंट में कमीशन इन इंडिया, ये 2 लाख का 5%, बराबर है। ये 2 लाख का मैं करूँगा 5%, कितना आ रहा है वो 10,000 आता है, बराबर है। ये सब ऐड करके येन
2,40,000 मिलेगा मुझे, बराबर है। तो ये क्या है मेरी एफओबी फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम्स। दिस इज माय एफओबी फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, कस्टम्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, एफओबी वैल्यू फॉर कस्टम्स इज इक्वल्स टू येन 2,40,000। ध्यान रखना आपको ये। अब इस पॉइंट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम निकालेंगे असेसेबल वैल्यू, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे। तो अभी हम लोग क्या कहेंगे, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, असेसेबल वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, बराबर है। तो पहले तो सारी अमाउंट मेरे केस में है, येन में है। तो मैं ऑल नंबर्स आर इन येन। तो ए में मैं ले लेता हूं एफओबी वैल्यू, एफओबी वैल्यू एज कैलकुलेटेड, ठीक है। कितना हमारा एफओबी वैल्यू कैलकुलेट किया हमने, देखो 2,40,000 फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम, बराबर है। सो एज कैलकुलेटेड इज 2,40,000 एड। अब आप बाय सी रूट आए हो, कोड बोला है, राइट। तो सी फ्रेड ऐड होगा। देखिए फ्रेड दिया है क्या आप लोगों को, फ्रेड दिया है सर, राइट। तो ये फ्रेड भले ही दिया है, ये येन में है, और इंश्योरेंस पेड ये रुपीज में है। तो अभी तक के हमने क्या किया, देखिए अभी तक के हमने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस में हम एवी पे आके इसको हमने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया है। टिल नाउ वॉट एवर वी हैव डन, हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने पहले एवी कैलकुलेट किया है और फिर ये एवी को हमने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया है। अब इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस यहाँ पे ये रुपीज में दिया है और फ्रेट ये येन में दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास में दो ऑप्शन, एक ऑप्शन नंबर 1, ये एफओबी को मैं रुपीज में कन्वर्ट कर दूं पहले, एफओबी को मैं क्या करूं, रुपीज में कन्वर्ट करूं, और ये इंश्योरेंस को भी सॉरी फ्रेट को भी रुपीज में कन्वर्ट करके ऐड करूं और इंश्योरेंस को वैसे भी रुपीज में। ऑप्शन नंबर 2, मैं इसको येन में कन्वर्ट करूं। यू कैन फॉलो एनी ऑफ द ऑप्शन, राइट। सो मुझे जो ठीक लगता है हम वो करेंगे, आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हैं। सो इजी वे में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी विल से कि ऐड करेंगे हम सी फ्रेट इसी में, सी फ्रेट नोट नंबर 2 में हम ऐड करेंगे। कितना है सी फ्रेट, देखिए सी फ्रेट इज 20,000 येन, ठीक है। प्लस सी में ऐड करेंगे हम इंश्योरेंस, नोट नंबर 3, ठीक है। इंश्योरेंस अभी कैसे है, यहाँ पे देखिए 10,000 रुपीज में है ना, और मुझे रेट कौन सा यूज करना है 0.3948, तो मैं इसको येन में कन्वर्ट कर देता हूँ। 10,000 ये रुपीज में है, इसको हम करेंगे डिवाइड बाय 0.3948, इसको मैं येन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट। सो 10,000 डिवाइड बाय 0.3948, सॉरी मेरे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। सो व्हाट आई विल डू, I will use calculator, 10,000.3948, 25,329 आ रहा है ये, ठीक है। तो ये आ रहा है ये 25,329.28, 25,000 है 329 ले, ठीक है। तो ये मेरा आया CIF वैल्यू, या फिर इसी का दूसरा नाम है मेरा असेसेबल वैल्यू, जो कि येन में कितना है देखिए 2,40,000 प्लस 20,000 प्लस 25,329, ये आया 2,40,000
85,329। एक बार फिर से 2,40,000 प्लस 20,000 प्लस 25,329। ठीक है। और अब इसको मुझे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम वो कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे सीबीसी एक्सचेंज रेट ठीक है इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट कितना सीबीसी एक्सचेंज रेट 0.3948 0.3948 देयरफॉर इसीलिए एवी इन रुपीज इज इक्वल्स टू 2,85,329 मल्टीप्लाइड बाय 0.3948 इज इक्वल्स टू राउंड अप करके रुपीज में आएगा रुपीज 1,12,648 रुपीज 1,12,647.88 है। तो उसको राउंड अप करके कितना आएगा 1,12,648। सिंपल सा क्वेश्चन। एक्सपेक्ट कीजिए आप इसको आई थिंक 10 मार्क्स के लिए या फिर 9 के लिए भी आ सकता है और बड़ा इजी है। यू कैन स्कोर पूरे में से पूरे, जरा टफ नहीं है। अब एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सर यहाँ पर ये आपने येन में कन्वर्ट किया। अगर आपको ये ऐसा नहीं करना है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करो, इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दो। मतलब फिर कैसे होगा, अगर आप उस ऑप्शन से जाओगे सो व्हाट यू विल डू 2,40,000 इंटू 0.3948 वो आता है 94,752। ऑप्शन नंबर 2। अगर हमें ये नहीं करना है तो फिर 20,000 इंटू 0.3948 इसको भी मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगा। 20,000 क्या सी फ्रेट वाले को, तो आता है 7,896 और ये तो 10,000 वैसे रुपीज में दिए हैं, ये आएगा 10,000। तो ये आपका एवी इन रुपीज ऑटोमेटिकली आ जाएगा 94,752 प्लस 7,896 प्लस 10,000। तो कितना आ रहा है वो 1,12,648 इन रुपीज। तो ये भी 1,12,648 है, ये भी सेम है। यू फॉलो एनी ऑफ द गिवन ऑप्शन, चॉइस इज योर्स। आपको कौन सा ऑप्शन फॉलो करना है आपकी चॉइस है। आई होप आप लोगों को क्लियर है मैं जो बताने की कोशिश कर रहा। तो एक बार देख लेते हैं नोट्स क्या क्या आएगी फटाफट। ठीक है, मैं नोट्स आपको डिक्टेट कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, है ना। सो नोट 1 आएगी कि सिंस डिजाइनिंग चार्जेस आर पेड इन जापान एंड दे आर इन द फॉरेन करेंसी सेम विल बी एडेड। नोट नंबर 1 हो गया। ठीक है, नोट नंबर 2 as actual sea freight is given same is added. Note number 2. Note number 3 as actual insurance is given same is added. Note number 3 हो गया आपका। Note number 4 commission in India ब्रैकेट में other than buying commission ब्रैकेट close will be added। और नोट 5 आप लोग लिख सकते हो फॉरेन करेंसी विल बी कन्वर्टेड बाय अप्लाइंग सीबीसी एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को आप एक बार रीड कीजिए। मैं इसे एक बार इसका आंसर एक बार फिर से डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, बट व्हाइल डिस्कसिंग दिस मैं आप लोगों को कभी बैक लेके जाके क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। आई विल जस्ट डिस्कस दी आंसर। ठीक है, तो एक बार क्विकली फटाफट आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को। आई होप आपने देख लिया। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने एफओ भी निकाला, फिर मैंने ए भी निकाला, फिर मैंने इसको रुपीज में कन्वर्ट किया और इसके दो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आप ये
CIF या AV को रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे इंश्योरेंस रुपीज में, इसकी वजह से आप FOB को रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। एनी ऑफ द ऑप्शन यू कैन फॉलो, ठीक है। तो चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे पास में FOB वैल्यू था 2 लाख येन, ऐड किया हमने डिजाइनिंग चार्जेस 30,000 येन, डेवलपमेंट चार्जेस ऐड नहीं होगा, रोड ट्रांसपोर्ट ऐड नहीं होगा, कमीशन ऐड किया 10,000 येन, FOB वैल्यू फॉर कस्टम्स हुआ 2,40,000 येन, और इसी को यहाँ पर हमने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, रुपीज 94,752। फिर ऐड किया हमने इंश्योरेंस इन रुपीज, ऐड किया फ्रेट इन रुपीज, आ गया CIF 1,12,648। सर ये आप क्वेश्चन को इधर भी सॉल्व करते हो एंड देन ये फॉर्मेट में भी देते हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इज मेड इन योर जो मॉडल आंसर्स होते हैं या आपका जो मॉड्यूल होता है उसमें। तो मैं आपको दोनों साइड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस बहाने क्या होता है कि वीडियो होने की वजह से कई बार हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आपको जो एक्सप्लेन किया आप लोग मुझे क्वेरीज पूछ ना पाओ वही के वही फेस टू फेस जैसे होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं सेम क्वेश्चन को जो एक लिखे हुए फॉर्मेट में हम एक्सेल में सॉल्व करते हैं उसी को आपस में आपसे डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख के सॉल्व करते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वी डिस्कस एवरीथिंग, एंड सेम थिंग मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रेडीमेड ऐसे भी दिखा दूँ, ताकि यहाँ पर अगर मेरी राइटिंग थोड़ी कम ज़्यादा है या स्पीड थोड़ी कम ज़्यादा हुई या आपको लगा कि ये पूरा आंसर मुझे सर एक पेज पर एक जगह पर दिखाइए प्लीज़, तो वो सारी चीज़ें मैच हो जाए, इसकी वजह से नोट्स आ जाएगी। जैसे डिजाइनिंग चार्जेस एडेबल, डेवलपमेंट चार्जेस नॉट एडेबल, रोड ट्रांसपोर्ट नॉट एडेबल, क्यों एडेबल नहीं है? क्योंकि पोस्ट शिपमेंट है, कमीशन एडेबल, राइट। देन ये आ गया, देन इसको कन्वर्ट किया CBC एक्सचेंज रेट यूज करके, राइट। देन ये एडेबल एंड देन ये एडेबल आ गया 1,12,648, इधर भी अपना है 1,12,648, और यहाँ पे इसने इस 94,750 को ही कन्वर्ट कर दिया, और हमने भी अगर इसको कन्वर्ट करते तो उतने ही आता है। आई होप आप लोगों को ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देता हूं, आप लोग लिख लीजिए और घर पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दिस क्वेश्चन नंबर 7, टू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, ठीक है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन नंबर 7 को लिख लीजिए आप, फिर मैं आप लोगों से एक बार इसका आंसर डिस्कस भी कर लूंगा, ठीक है। तो क्या कहा है आप लोगों को ध्यान रखना है, पहली बात तो ये आपका क्या है, होमवर्क वाला क्वेश्चन। कंप्यूट ड्यूटी पेएबल पूछा है, ड्यूटी पेएबल अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962 फॉर एन इंपोर्टेड इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। असेसेबल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड इक्विपमेंट इज दिया है $US 10,100। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 25 अप्रैल 2018, बेसिक कस्टम ड्यूटी है 12%, एक्सचेंज रेट CBC का है ₹65। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड 21 अप्रैल है, बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट है 16%, एक्सचेंज रेट CBC का ₹60, IGST का रेट है 12%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज है 10%। मेक सुटेबल अजम्पशंस एंड सॉल्व करना है नियरेस्ट टू पी, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए घर पर खुद होके। होगा कैसे, मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये AV इन फॉरेन करेंसी जो कि कितना है $10,100 बराबर है, इसको आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे। CBC एक्सचेंज रेट एज ऑन रेट ऑफ प्रेजेंटिंग बिल ऑफ एंट्री, तो बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कब किया है ये, CBC एक्सचेंज रेट कितना है 65, तो मल्टीप्लाई करो 65 से, बराबर है। तो 10,100 मल्टीप्लाई बाय 65 करेंगे आप तो मिलेगा 6,56,500। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री नोट विच एवर इज लेटर, 25 अप्रैल लेटर है 12% से ही आएगा। फिर इसके ऊपर आएगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, फिर इन सब के ऊपर आएगा IGST, हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, मैंने जो एक छोटा सा चीज़ आपको बताया, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इस पॉइंट से हम लोग शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देम स्टडी, कुछ क्वेश्चंस होंगे या कुछ क्वेरीज होगी तो लिख के रखिए, मुझे भेजिए, हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।